अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जैसे कि इस वीडियो का टाइटल है कि मैंने सिर्फ एक दिन बाद बांग्लादेश क्यों छोड़ा। ये सच है कि सिर्फ एक दिन रहने के बाद जो है मैं बांग्लादेश से निकल आया था और अभी ऑलमोस्ट कोई 10-15 दिन हो चुके हैं जब मैं वहाँ से निकल आया हूँ, क्योंकि वहाँ मैं फरवरी के स्टार्ट में गया था। अभी तो फरवरी का एंड हो चुका है। तो बेसिकली अभी इस वक्त जो है मैं किसी और कंट्री में हूँ, बांग्लादेश में नहीं हूँ। लेकिन बांग्लादेश में मैंने जितनी भी आपने मेरी वीडियोज़ वॉच की है, 5-6 वीडियोस मैंने टोटल अपलोड की है, तो ये सारी एक दिन की कहानी है मेरे भाई। लोग ये समझ रहे कि शायद मैंने ज़्यादा टाइम वहाँ गुजारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ एक दिन के अंदर ये सारा मैंने वीडियोस रिकॉर्ड की थी। बेसिकली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी इस्तांबुल तुर्की से। वहाँ से मैं मुंबई गया था, कनेक्टिंग मेरी फ्लाइट थी इंडिगो से। फिर मुंबई से मैं ढाका पहुँचा। तो जिस दिन मैं पहुँचा तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था दिन का, लेकिन मैं होटल पहुँचते पहुँचते जो गुलशन एरिया में था, गुलशन 1 में, वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे ऑलमोस्ट 5 से 6 बज गए थे। तो शाम हो गई थी। तो मैं चूंकि काफ़ी थक गया था इस्तांबुल के सफ़र इंडिया तक, और रात मेरी जो है नींद नहीं हुई थी। फिर इंडिया के बाद बांग्लादेश एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ा, मुंबई एयरपोर्ट पे। तो जब मैं वहाँ पर ढाका एयरपोर्ट पे काफ़ी जो है ख्वारी का सामना करना पड़ा, काफ़ी हेक्टिक वहाँ पे प्रोसेस वगैरह था। और उसके बाद जो है फिर मैं जब होटल पहुँचा तो बहुत थक गया था। तो मैंने सिर्फ खाना खाया और कुछ नहीं किया। उसके बाद अगला दिन जो है जिसमें मैंने ये सारी वीडियोस अपलोड बनाई थी, वो अगला दिन है। और अगले दिन में सिर्फ एक दिन में ढाका में था बेसिकली। और ढाका में एक दिन के अंदर वो मैंने फिर जो थोड़ा सा गुलशन एरिया विजिट किया, थोड़ा ओल्ड सिटी को विजिट किया, थोड़ा वो ट्रेन वगैरह पे वीडियो बनाई। तो वो एक ही दिन के अंदर सारी चीज़ें मैंने की थी। और उसके अगले दिन सुबह सुबह मैं निकल आया था वापस ढाका से। आगे मैं मलेशिया चला गया था। तो बेसिकली अभी जो आपको मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ बांग्लादेश के हवाले से शेयर करने जा रहा हूँ। और बांग्लादेश के लोगों के लिए भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वो ये कि मैं क्यों एक दिन, क्योंकि इनिशियली मैंने 2 हफ्ते का, कम से कम 2 हफ्ते का प्लान बनाया था कि मैं 2 हफ्ते बांग्लादेश में रहूँगा। और उसमें ढाका के अलावा जो है मैं चिट्टागोंग जाऊँगा और कॉक्सस बाजार जाऊँगा। और उसके साथ साथ राजशाही एक सिटी है, उसमें भी मेरा जाने का इरादा था। और शायद मैं सिलहट भी चला जाता। और अगर 2 हफ्ते तो मैंने इनिशियली प्लान किया था, लेकिन इसको शायद मैं 3 हफ्तों पे लेकर जाता अगर मुझे मज़ा आता और मुझे जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग वहाँ पे कुछ मिलता। लेकिन इशू ये हुआ मेरे भाई कि जब मैं बांग्लादेश पहुँचा हूँ तो सबसे पहले तो एयरपोर्ट पे बहुत एक हेक्टिक वाला माहौल था। हेक्टिक से मुराद ये कि मतलब बहुत एक स्लो प्रोसेस था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको पाकिस्तानी होने की वजह से ऐसा सामना करना पड़ा। नहीं भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कोई जो बांग्लादेश से जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी होने की वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट तो था ही नहीं, मैं तो टर्किश पासपोर्ट पे गया था, तो वो तो कोई इशू था ही नहीं। वीज़ा ऑन अराइवल था। और वहाँ पे बेसिकली बहुत सारे अंग्रेज भी थे, तो हम सबका ही यही सिचुएशन थी। कहने का मकसद ये है कि वो वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस बहुत ही स्लो, हर चीज़ जो है बंदे कंप्यूटर पे भी लिखते हैं, फिर पेपर पे भी लिखते हैं। और हर बंदा जो है कि 1 मिनट 2 मिनट के काम के लिए 30 मिनट और 1 घंटा। फिर उसके बाद इमिग्रेशन, और चलो इमिग्रेशन वगैरह तो चलो स्लो होती ही है। तो फिर उसके बाद बाहर निकल के वो एक बड़ा हेक्टिक माहौल होता है ना बाहर, जो आप टैक्सी वगैरह का वेट करते हो। फिर वहाँ पे बजान दुनिया में किसी भी मुल्क आप जाओगे ना, तो गाड़ी का जो नंबर प्लेट होता है वो इंग्लिश में होता है। अगर किसी और लैंग्वेज में भी हो तो साथ में इंग्लिश में भी लिखा हुआ होता है, तो आपको समझ आ जाती है ना कि आपकी गाड़ी का नंबर क्या है। तो मैंने इन ड्राइव से टैक्सी मंगाई थी, गाड़ी मंगाई थी। और बांग्लादेश के अंदर भाई जो गाड़ियों के नंबर प्लेट पे लिखा होता है वो बंगाली लैंग्वेज में लिखा होता है, तो वो डिफरेंट है बिल्कुल, आपको समझ ही नहीं आता। अब जैसे इन ड्राइव पे मुझे नजर आ रहा था कि मेरी गाड़ी का नंबर क्या है, लेकिन वहां पे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी गाड़ी है। और फिर जो है वहाँ पे बड़ा हेक्टिक वाला माहौल होता है, जो लोग खड़े होते हैं ना, वेट करते हैं आगे पिक होने के लिए, तो बहुत हारने लोग बजाते हैं और बहुत ज्यादा शोर होता है वहाँ पे ना, तो दिमाग बंदे का बिल्कुल वो हो जाता है। और स्पेशली जब आपने लॉन्ग फ्लाइट ली हो, तो वो 30-40 मिनट वहाँ पे यार बड़ी वो हुई ना, मतलब बड़ा ट्रबलिंग टाइम गुजरा वहाँ पे। फिर उसके बाद जब मैं अपने होटल पहुंचा हूँ तो रास्ते में भाईजान लोग जो हारन बजाते, यार बांग्लादेश के लोगों, खुदा के बंदो, इतने हारन क्यों बजाते हो यार, बजाई जा रहे हो, बिला वजह ही बजाए जा रहे हो। खुदा का खौफ करो यार, इतनी हारन कोई रीजन नहीं, कोई मतलब अगर जरूरत नहीं भी है तो हारन ही बजाना है। तो हर बंदा हारन बजाए, साइकिल वाला भी हारन बजा रहा है, रिक्शे वाला भी बजा रहा है, गाड़ी वाला भी बजा रहा है, बस वाला भी, और मुसलसल बजाए जा रहा है। और ये मैं तो समझ रहा था कि जो पोश एरियाज है उससे हट के जो एरियाज है, मसलन जैसे नाजमाबाद टाइप, औरंगी टाइप जो एरियाज होते हैं ना, थोड़े से ओल्ड ढाका,
वहाँ पे लोग ज़्यादा बजा रहे हैं, मैं समझ रहा था। जब मैं ओल्ड ये जो मैं गुलशन एरिया आया, ये थोड़ा सा पोश एरिया कहलाया जाता है, तो यहाँ भी भाई हारन के हारन बजाए जा रहे हैं। अब लोग कहेंगे, कुछ बंगाली दोस्तों ने नीचे कमेंट किया कि यार हारन से क्या मसला है आपको, हम तो इसके साथ रहते हैं। भाई देखो, बात यह है कि आप यूज्ड हो चुके हो हारन के साथ। बाहर की दुनिया के अंदर हारन बिल्कुल भी नहीं बजाया जाता। अगर मैं दूसरी कंट्रीज की बात करूं, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, यूरोप वगैरह, तो वहां तो बिल्कुल भी नहीं बजाया जाता। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की भी बात करूं तो इस लेवल के हारन जो है नहीं बजाए जाते मेरे भाई। 5 से 10% तक बजाए जाते होंगे वहां पे हारन। लोग मतलब प्रेस करते हैं, बहुत कम प्रेस करते हैं। इस तरह नहीं कि आप मुसलसल लगे हुए हो। ये तो ऐसा माहौल था जैसे वो पाकिस्तान में 14 अगस्त के दिन जो बाजे लोग बजा रहे होते हैं कि हर बंदा बाजा बजा रहा है और जितना तेज हो सकता है उतना। तो ये वाला सीन तो सिर्फ 14 अगस्त में पाकिस्तान में होता है। नॉर्मली आपको एवन कराची का बड़ा हेक्टिक ट्रैफिक होता है, इतने हारन्स आपको वहां भी नजर नहीं आएंगे। और स्पेशली जो पोश एरियाज है, आप क्लिप्टन जाओ, आप डिफेंस जाओ, आप जो है बादराबाद वगैरह जाओ, शारा फैसल एवन के आप अगर जाते हो तो वहां पे इतने हारन आपको नजर नहीं आएंगे मेरे भाई। आप मेरी वीडियोस चेक कर लो, ढाका की जो मैंने वीडियोस बनाई है उसमें हारन्स आप वो करो, थोड़ा सा कंसीडर करो, ऑब्जर्व करो, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और ये तो कुछ भी नहीं है रियल में जो हॉर्न, क्योंकि कैमरे में इतने नहीं आते, रियल में जो आपको काने को लगते हैं ना, तो वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज है। और इसी इन्हीं हॉर्न की वजह से मेरा जो रूम था गुलशन एरिया में होटल के अंदर, वो गली के अंदर था, यानी कि गली में कोई ट्रैफिक नहीं होता था, गली तो बिल्कुल खामोश थी। लेकिन मेरे रूम के अंदर जो है बाहर रोड से आवाजें आती थी रात के टाइम भी। इवन की नींद में भी मुझे जो है हॉर्न सुनाई देते थे, तो नींद भी मेरी खराब हो गई थी जो 2 नाइट्स मैंने गुजारी है। इन सारी चीजों की वजह से बेसिकली मेरा हौसला टूट गया, क्योंकि मैं उस तरह का ट्रेवलर अब नहीं हूँ ना जैसे शुरू में था कि भाई कोई भी हालात हो तो उसमें घुस जाओ और जितने भी सख्ती हो बर्दाश्त कर लो, जितना भी मामलात हो कर लो। तो इस चीज की वजह से मेरी थोड़ी सी मैं डीमोटिवेट हो गया और मैंने कहा कि यार यहाँ से निकलना है। तो पहली फुर्सत में मैंने वहां से भागने के हवाले से जो है ना फ्लाइट मैंने चेक की कि कहाँ पे भागा जाए। तो मैंने कोलालमपुर चेक किया, बैंकॉक चेक किया, सिंगापुर चेक किया, मैंने बहुत सारी दुबई चेक किया, मैंने एवन पाकिस्तान चेक किया। मैंने कहा कहीं पे बस निकल आ जाए। तो फिर कोलालमपुर की फ्लाइट मुझे मिली थोड़ी सस्ती और अर्जेंट में अगले दिन की, तो मैं वहां निकल आया। अब बहुत सारे लोग इसमें कहेंगे कि यार आप कैसे ट्रेवलर हो। भाई ऐसा ही है, जो हकीकत है वही है, लेकिन इसमें मेरी भी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। देखो इंसान से गलती हो जाती है और गलती का पुतला है इंसान। मेरी गलती ये है कि मैंने सडनली प्लान किया था, सिर्फ 1-2 दिन पहले मैंने टिकट परचेज किया और मैंने कहा यार बांग्लादेश जाना है। मुझे पहले से ही प्लान करना चाहिए था, कम से कम 1-2 हफ्ते पहले प्लान करना चाहिए था, क्योंकि लेकिन मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे आइडिया नहीं था कि इतना हेक्टिक वाला माहौल होगा बांग्लादेश के अंदर और इतना जो है मतलब कयोस होगा, यानी कि बहुत ज्यादा कि अफरा तफरी होगी रोडों पे और सिटीज के अंदर और इवन एयरपोर्ट के अंदर और इवन ट्रेन में आपने देखा कितना ज्यादा रश था। तो ये वाली चीज जो है मुझे आइडिया तो था, लेकिन बस हो सकता है कि एंड में मेरे जहन से शायद निकल गया था। अब ये है कि मुझसे जो गलती हुई, मुझे एडवांस में ये सारा प्लान करना चाहिए था। और मुझे बहुत सारे बांग्लादेश के अपने भाइयों ने मैसेज भी किए थे पहले कि बांग्लादेश आ जाए, जब वहाँ पे पहले दूसरी हुकूमत थी। तो बहुत सारे लोगों ने शुरू से मुझे रब्ता किया है बांग्लादेश से कि आप यहाँ पे ट्रेवल करें, उनके मैसेज मेरे पास सेव है। तो मैंने किसी से एक्चुअली रब्ता नहीं किया, मैं अपने तौर पर करना चाह रहा था। मैंने कहा जाता हूँ, खुद से देखता हूँ कि सारी चीज़ें कैसे चल रही है। तो मेरे ख्याल से मुझे वहाँ पे लोकल सपोर्ट चाहिए थी कि कोई बंदा आता मुझे एयरपोर्ट पे या एयरपोर्ट के बाहर और वो मुझे घुमाता फिराता, थोड़ा सा हेल्प हो जाती, क्योंकि मैं अकेले भी था। और एक मेरे साथ एक वाकया छोटा सा ये हुआ कि जब मैं वो गेस्ट हाउस गया गुलशन एरिया में, तो वहाँ पे जो गेस्ट हाउस का ओनर था उसने एक फॉर्म दिया कि ये फिल करो। तो उसमें एक खाना था कि आपका कोई रिश्तेदार है बांग्लादेश में। मैंने कहा मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है। तो कह रहे कि आप फिर क्यों आए हो अगर आपका रिश्तेदार बांग्लादेश में नहीं है। तो मैंने कहा यार मैं तो टूरिस्ट हूँ, मेरे रिश्तेदार यहाँ क्या करेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि आपका रिश्तेदार अगर बाहर कहीं है तो उसका नंबर लिख दो। तो मैंने कहा मसला क्या है। तो उसने कहा यार अगर आपको कुछ हो गया यहाँ पे खुदा न खास्ता, तो फिर जो है हमें उसको कॉल करनी पड़ेगी। उस चीज से भी मेरे दिमाग में एक वो हो गया कि यार क्या हो सकता है यहाँ पे, मतलब ऐसा। तो कहने का मकसद ये कि यार देखो बांग्लादेश में ढाका में पोल्यूशन भी काफी सारा, मुझे लिटरली यार जिस दिन मैं गया था उस दिन बहुत ज्यादा पोल्यूशन थी और मुझे सांस लेने में मसला आ रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। हालांकि कराची भी बहुत पोल्यूटेड सिटी है, लेकिन वहां पे कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। फिर मैंने जो वीडियोस अपलोड की है बांग्लादेश के लोगों की, का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, बहुत ज्यादा उनकी सपोर्ट आई है और थैंक यू वेरी मच। आप सबको मैं सल्यूट करता हूँ। मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि जो 2 दिन मैंने बांग्लादेश में गुजारे हैं, सिर्फ बहुत शॉर्ट टाइम था, यानी कि एक दिन मैं घूमा हूँ और एक दिन तो सफर में गुजरा था। तो बहुत फ्रेंडली लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत सपोर्टिव लोग हैं और मेहमान नवाज भी है बांग्लादेश के लोग, ये चीज मैं कहना चाहूंगा। लेकिन यार
हाथ जोड़ के आप लोगों से कहता हूँ, जो भी बंदा मेरी ये वीडियो वॉच कर रहा है, छोटी सी कंट्रीब्यूशन है ये कि भाईजान हारन मत बजाए। हारन जितना हो सकता है, जरूरत ही नहीं है, थोड़ा वेट किया करे, क्योंकि दुनिया में किसी भी कौम का अगर आप देखना चाहते हो कितना डिसिप्लिन है वो, तो उसका ट्रैफिक का निजाम देखना चाहिए और हारन बजाने का। क्योंकि मेरे नजदीक तो हारन बजाना जो है ये जानवरों के लिए, क्योंकि देखो हमें तो हम इंसान है ना, तो हम ड्राइविंग सीखते हैं, रोड पे गाड़ी चलाते हैं, हमें पता होता है कि कैसे चलाना है, कैसे ओवरटेक करना है, कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे स्लो करना है। तो ये बार बार हारन बजाना तो मेरे ख्याल से तो जानवरों के लिए होता है, कि जो जानवर अगर रोड पे आ जाए, क्योंकि उनके आपको पता है कि बोल तो नहीं सकते उनको, और ना उनको रूल्स का पता होता है, तो उनको सिर्फ अटेंशन दिलाने के लिए आप हारन बजाते हो। तो मेरे ख्याल से तो इसका ये रीजन है। अब आप मतलब वैसे गाड़ी में हारन होता है किसी को भी जो है वो मुतवज्जे करने के लिए, अटेंशन, उसका अटेंशन लेने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से तो जानवर जो है उसकी अटेंशन के लिए ये होना चाहिए, क्योंकि वो बेजुबान है, उसको हम बता नहीं सकते, उसको रूल्स का नहीं पता। तो हम अगर हारन बजाएंगे तो उसको पता चलेगा कि यार कोई गाड़ी आ रही है या क्या हो रहा है। नॉर्मल अंदाज में तो आप अगर दुबई में मसलन या किसी भी कंट्री में आप हारन किसी को बजाते हो तो उनको बड़ा बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है लोगों को, और लोगों को आपको पता है कि थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि बंदा हारन क्यों बजा रहा है। और बहुत सारे लोग तो यही समझते हैं कि यार मैं कोई जानवर हूँ जो ये बंदा पीछे से हारन मार रहा है मेरे पीछे, क्योंकि आगे कोई मसला होता है या कोई इशारा बंद होता है वगैरह वगैरह। एनीवेज, अब जो है मैं वहां से निकल आया, लोग बड़े अच्छे हैं बांग्लादेश की, बस सिर्फ ये एहतियात करनी चाहिए उनको। और बाकी ये है कि कराची की तरह ही है ढाका। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर कराची से भी बहुत बेहतर है, बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे वो है, फुटपाथ वगैरह है, ग्रीन टी भी उन्होंने की हुई है, और बिल्डिंग्स बड़े अच्छे बनाए हैं, टावर्स बड़े अच्छे बनाए हैं। स्पेशली ढाका का जो गुलशन एरिया है, इस तरह के जो भी टॉप एरियाज है ना जहाँ पे स्काई लाइन आपको नजर आता है। तो मैं कुछ रेस्टोरेंट्स में गया था रूफ टॉप पे और ऊपर के मंजिलों पे, तो बहुत ही प्रीमियम वहाँ पे डाइनिंग के ऑप्शंस है, डाइनिंग के लिए रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, मुख्तलिफ कुजीन्स है, अरबिक, टर्किश, चाइनीज, ताई और दूसरे जो जपनीज वगैरह है। तो बहुत हर किस्म का आपको वहाँ पे वैरायटी मिल जाएगी फूड के हवाले से। उनका अपना फूड बहुत अच्छा है, बांग्लादेश का जो अपना फूड है वो बहुत अच्छा है। चाहे आप ढाबे पे जाते हो, चाहे आप हाई एंड रेस्टोरेंट्स पे जाते हो, तो आपको बहुत अच्छा फूड मिल जाएगा उनका, ठीक है। और अब क्या है नेक्स्ट, मैं दोबारा भी आना चाहूँगा। अगर मुझे कोई बांग्लादेश से मुझे इनवाइट करते हैं, राब्ता करते हैं मुझसे, कोई ऐसा बंदा मुझे मिल जाता है या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या बंदा मुझे मिल जाता है जो मुझे सपोर्ट करे, यार मैं ज़रा असल में वहाँ पे थोड़ा सा आइसोलेटेड हो गया था, और मैं बस मेरे जहन में एक ही था कि यार यहाँ से निकलना कैसे है। मतलब वापस जब मैं एयरपोर्ट पे आया हूँ तो ढाका एयरपोर्ट जब मैं गया था ना, उससे ज़्यादा हेक्टिक वाली सिचुएशन वापसी जब मेरी थी वहाँ से, जब मैं फ्लाई कर रहा था, तो लिटरली गाइस मैं वहाँ पे परेशान हो गया था, क्योंकि मैं तो समझ रहा था कि मैं इजीली जाके वहाँ पे लॉन्ज में बैठ जाऊंगा, एंजॉय करूंगा। लेकिन जैसे ही मैं गया तो वहाँ भाई रक्शे, गाड़ियों वाले सब कतार में खड़े हैं एयरपोर्ट के अंदर घुसने के लिए, और हारन पे हारन बजाए जा रहे हैं, और एक हेक्टिक वाला माहौल था। यानी कि एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर के एरिया में हमें ऑलमोस्ट घंटे से ऊपर लगा, सिर्फ 1 किलोमीटर के एरिया में। और फिर जब मैं गाड़ी से उतरा हूँ तो मैंने कहा मुश्किल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन गाड़ी से जब उतरा हूँ तो इतनी लंबी लाइन थी कि अंदर घुसने के लिए मुझे शायद 2 घंटे लग जाते, और मेरी फ्लाइट 2 घंटे की बाद की थी। तो मैंने वहाँ पे, मुझे बहुत सारे लोग आए वहाँ पे लोकल जो काम करते हैं एयरपोर्ट के अंदर और इधर उधर, कि मैं आपको लेकर जाऊँगा, पैसे दे दो मुझे। फर्स्ट टाइम लाइफ के अंदर मैंने बंदे को पैसे दिए एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए, यानी कि सिर्फ एयरपोर्ट में एंटर होने के लिए, जो टर्मिनल है उसमें एंटर होने के लिए। अभी बोर्डिंग पास नहीं हुआ है, अभी इमिग्रेशन नहीं हुआ है, सिर्फ गेट से अंदर जाने के लिए इतनी लंबी लाइन थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने आगे बंदे को $10 पे की है और उसने वो मुझे अंदर लेकर गया है फिर, ठीक है। तो गाइस इट वॉज वेरी हेक्टिक, निकलना वहाँ से और भी ज़्यादा हेक्टिक था, और हर जगह पे चेक करते हैं बोर्डिंग पास, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, एयरपोर्ट के अंदर कोई 5-6 जगह पे आपका बोर्डिंग पास चेक किया जाता है, ठीक है। और काफ़ी सारी ये चीज़ें, तो इन चीज़ों की वजह से ज़रा सा मेरा जो ओवरऑल एक इम्प्रेशन था ना कि ब्यूरोक्रेसी इतनी स्लो क्यों है और इतना वो क्यों है, इस वजह से बंदे को वो हेक्टिक वाला माहौल जब मिलता है तो मोटिवेशन डाउन हो जाती है। अदरवाइज लोग बांग्लादेश के अच्छे हैं, खाने भी अच्छे हैं, और आई होप कि ढाका से आउटसाइड जो है मजीद बेहतर होगा। तो मैं अपने पॉइंट पे वापस आता हूँ कि मैं दोबारा भी आना चाहूँगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बंदा अगर मुझे सपोर्ट करे, वहाँ पे इन्वाइट करे मुझे, और मुझे घुमाए फिराए, मेरा साथ दे, अच्छी अच्छी जगह मुझे दिखाए, ताकि हम वीडियोस बनाएं, अच्छी वीडियोस बनाएं, और बांग्लादेश का जो कल्चर है और जो वहाँ के लोग हैं और उनकी जो लाइफस्टाइल है और जो चीज़ें हैं वो मैं दिखाना
चाहूँगा दोबारा वीडियोस के अंदर, लेकिन मुझे सपोर्ट चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने जब मैं निकला हूँ मुझे रब्ता भी किया है, लेकिन चूंकि मैं ऑलरेडी निकल चुका था तो इसलिए मैंने किसी को रिप्लाई नहीं दिया है। लेकिन कोई सॉलिड प्लान देगा, कोई सॉलिड एक डिटेल के साथ बताएगा कि इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और मुझे सपोर्ट आपकी बस एयरपोर्ट से चाहिए भाई, एयरपोर्ट से ही आगे जहाँ तक भी ट्रिप होता है सब में आपकी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अकेला बंदा बड़ा मसला हो जाएगा वहाँ पे। और उस तरह मतलब आपको मोटिवेशन चाहिए इस तरह की हालात के लिए, ठीक है। तो अगर कोई बंदा ज्वाइन भी, अगर नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा कोई ज्वाइन करता है तो उनके साथ मैं ज्वाइन करके भी जा सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल ये था कि ये एक दिन का जो जर्नी था उसमें अल्दो के मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, आपने देखी होंगी। तो एक दिन की जो जर्नी थी तो मैंने कही है आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि किस तरह रही। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग ये वाला वीडियो और ये जो सीरीज़ है बांग्लादेश की, ये देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आप सबसे जो मेरे व्यूअर्स है, स्पेशली जो मेरे पुराने व्यूअर्स है पाकिस्तानी, उनसे मैं माजरत इसलिए करूँगा क्योंकि मैं उस तरह का कंटेंट आपके लिए नहीं बना सका जिस तरह का होना चाहिए। अच्छे क्वालिटी का कंटेंट बांग्लादेश से मैं आपके लिए नहीं बना सका। और मैंने उसका रीज़न आपको बता दिया है कि उस तरह का जज्बा और जुनून वैसे ही नहीं है अभी ट्रैवल वीडियोस बनाने के लिए। और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं ट्रैवल व्लॉगिंग नहीं करता नॉर्मल तरीके से, अगर दूसरे कंट्रीज में जाता हूँ, लेकिन सिर्फ बांग्लादेश के लिए मैंने कहा कि यार ट्रैवल वीडियोस जो है मैं बना लेता हूँ पुराने स्टाइल में तो बेहतर रहेगा, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाया। तो इसीलिए मैं अपने व्यूवर्स से जो है माजरत करूंगा, ठीक है। लेकिन थैंक यू वेरी मच कि आपने सपोर्ट किया और आपने वीडियोस को वॉच किया। इंशाल्लाह फिर मैं आपको इस हवाले से अपडेट करूंगा कि मैं दोबारा बांग्लादेश जाऊंगा या नहीं जाऊंगा।